हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। और इस वीडियो में कैसे आप फोटोशॉप को यूज़ करके बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इस तरह का डार्क बैकग्राउंड अचीव कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ एडवांस पोस्ट प्रोसेसिंग का और उसके रिलेटेड फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशंस का बहुत सारे सीक्रेट्स शेयर करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इससे पहले एडवांस पोस्ट प्रोसेसिंग का 2 वीडियो बनाया था जहां पे मैं आपको बताया था कि कैसे आप ड्रामेटिक बैकग्राउंड या इस तरह का ब्यूटीफुल लाइटिंग इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं आपका बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, एक अच्छा पोस्ट प्रोसेसिंग टोटली आपका क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एक पोस्ट प्रोसेसिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप फोटोशॉप का या जिस भी पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो उसका जो बेसिक चीज़ है उसको पहले अच्छे से लर्न कीजिए। और उसके बाद आप जिस भी फोटोग्राफर्स का या जिस भी पोस्ट प्रोसेसिंग एक्सपर्ट का फोटोज़ को आप फॉलो करते हैं उसका जो एडिटिंग टेक्निक्स या स्टाइल है उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। और इसमें आपको बहुत सारा आइडियाज़ मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हर एक फ्रेम्स का या हर एक फ़ोटोज़ का एडिटिंग या प्रोसेसिंग अप्रोच इक्वल नहीं होता है। और आप कैसे आपका सब्जेक्ट लाइट्स या बैकग्राउंड या सिचुएशन के हिसाब से आपका इमेज को प्रोसेस करेंगे, ये टोटली आपका क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। एज एग्जांपल, पिछले वीडियो में जो आपको मैं एडिटिंग स्टाइल या टेक्निक्स के बारे में बताया था वो सिर्फ क्लोजअप शॉट्स या क्लोजअप पोर्ट्रेट्स के लिए ही एप्लीकेबल था। तो आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मुझे कैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में डार्क बैकग्राउंड अचीव कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा था, और इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आजकल बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में डार्क या ब्लैक बैकग्राउंड या डार्किस्ट एडिटिंग स्टाइल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगता है और जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही पॉप अप होता है। बेसिकली मैक्रो या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आप बहुत ही इजीली डार्क या ब्लैक बैकग्राउंड अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें फ्लैश यूज़ कर सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ या बर्ड फोटोग्राफी में आप फ्लैश यूज़ नहीं कर सकते। तो डार्क या ब्लैक बैकग्राउंड अचीव करना टोटली आपका फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन या लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप आपका बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में डार्किश एडिटिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहते हो तो हाई कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन में शूट करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सनलाइट बहुत ही ज़्यादा होता है तो आपका सब्जेक्ट का या बैकग्राउंड के ऊपर जो लाइट और शैडो है वो बहुत ही डीप होता है और इसमें ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपके सब्जेक्ट के ऊपर लाइट या जो हम कहते हैं कैच लाइट है वो गिरना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सब्जेक्ट का बैकग्राउंड। आप आपका सब्जेक्ट को फ्रेम करने के बाद अगर आपका सब्जेक्ट का बैकग्राउंड में कोई रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ पे लाइट बहुत ही ज़्यादा है या ब्राइट है तो आप उसको बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। और आप आपका कैमरा के एंगल को चेंज करके एक ऐसा बैकग्राउंड चूज़ कीजिए जहाँ पे लाइट नहीं जा रहा हो या जो शैडो पार्ट हो या डार्क हो। तो एज ए एग्जांपल, अगर आप इस स्काईलार्क के डस्ट बाथिंग के फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट था वो साइड लाइट्स था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैच लाइट है वो ब्यूटीफुली सब्जेक्ट के ऊपर है। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बैकग्राउंड का जो अपर पार्ट है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो पार्ट ब्राइट है। और जो यहाँ पे बैकग्राउंड का बिलो पार्ट है वहाँ पे लाइट नहीं जा रहा है तो उस पार्ट में शैडो है। तो मैं ये फ़ोटो बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके लिया था और ग्राउंड लेवल पे जब मैं सब्जेक्ट को फ्रेम कर रहा था तो जो बैकग्राउंड का अपर पार्ट है यानी कि जो ब्राइटर पार्ट है वो सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में आ रहा था। तो इसलिए मैं कैमरा को थोड़ा सा ऊपर करके ये शॉट लिया हूँ और इसलिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड का शैडो या डार्क पार्ट है वो सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में आ चुका है। और ऐसे ही आपको आपका सब्जेक्ट को फ्रेम करना है। आपका कैमरा का एंगल को चेंज करके आपको ऐसे बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रहा है।
यहाँ पे मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई डार्क बैकग्राउंड में आपका सब्जेक्ट को फ्रेम कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट का जो कलर है वो भी लाइट रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, तभी आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्टी कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा। अगर आप कोई डार्क सब्जेक्ट को डार्क बैकग्राउंड में फ्रेम करते हैं तो जो सब्जेक्ट का कलर है वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाता है और जो टोटल इमेज या फ्रेम है वो देखने को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आप एक डार्क सब्जेक्ट को भी डार्क बैकग्राउंड में फ्रेम कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट के ऊपर इस तरह का लाइट स्पार्कल गिरता है तब। तो बेसिकली यहाँ पे जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है, आपका सब्जेक्ट के ऊपर लाइट होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है वो आपका सब्जेक्ट से थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, और इसके बाद हम बाकी चीज़ पोस्ट प्रोसेसिंग में करेंगे। यहाँ पे मैं आपको और कुछ फ्रेमिंग्स के आइडियाज़ देता हूँ। अगर आप इस ब्लू थ्रोट के फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइट है वो आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुली साइड से आ रहा है, और यहाँ पे बर्ड का जो फ्रंट पोर्शन है वहाँ पे लाइट गिर रहा है, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसका जो अपर पोर्शन है वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, इसलिए वो डार्किश है, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड का बिलो पार्ट है वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसलिए वो पार्ट ब्राइट है। यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है यानी कि जो ब्लू थ्रोट का बैक पोर्शन है वहाँ पे लाइट नहीं गिरने के कारण वो पार्ट डार्क है, और इसलिए वो बैकग्राउंड का जो बिलो पार्ट है यानी कि जो बैकग्राउंड का ब्राइट पार्ट है उसके साथ एक अलग सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक इस तरह बर्ड का जो फेस का पार्ट है उसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, और बर्ड का जो फेस का फ्रंट पार्ट है जिसमें लाइट है वो बैकग्राउंड के साथ एक अलग सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए ये ओवरऑल इमेज देखने को अच्छा लग रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सन आपके पीछे होता है और आपका सब्जेक्ट के ऊपर टोटल लाइट गिरता है यानी कि सब्जेक्ट यूनिफॉर्मली ब्राइट होता, तो सब्जेक्ट बैकग्राउंड में जो ब्राइट पोर्शन है उसके साथ मिक्स हो जाता, या सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई भी लाइट नहीं होता तो सब्जेक्ट का जो अपर पोर्शन का ब्लैक पार्ट है उसके साथ सब्जेक्ट मिक्स हो जाता और ये फ्रेम इतना कॉन्ट्रास्टी देखने को नहीं लगता। पर यहाँ पे इस इमेज में जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब्जेक्ट के आईज पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के आईज पे लाइट पाने के लिए मैं यहाँ पे बर्ड को थोड़ा सा पीछे मुड़ने के लिए वेट किया, और थोड़ी देर बाद मुझे जब बर्ड पीछे मुड़ा तो मुझे ये इमेज मिला। अब यहाँ पे ये फ्रेम परफेक्ट लग रहा है। तो अब आते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग पोर्शन में। तो मैं इस वीडियो के लिए एज ए एग्जांपल इस रेड स्नेक्स के फोटोग्राफ्स को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने लिया था निकॉन D7500 और निकॉन 200-500 mm लेंस को यूज़ करके। तो यहाँ पे इस फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि दो मेल रेड स्नेक्स फाइट कर रहा है, और यहाँ पे जो कैच लाइट है वो बिल्कुल स्नेक्स के फेस पर है, और मैंने यहाँ पे कैमरा एंगल को ऐसा रखा है कि जो सब्जेक्ट के बैकग्राउंड है वहाँ पे बिल्कुल भी कोई रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है उसको और भी डार्क बनाते हैं। यहाँ पे रॉ इमेज को एडोबी कैमरा रॉ के अंदर ओपन करने के बाद जो यहाँ पे फर्स्ट बेसिक एडजस्टमेंट्स है वो मैं पहले कर लूँगा, और उसके बाद फोटोशॉप के अंदर इस फोटो को मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर इसको ओपन करने के बाद मैं इसको अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रॉप कर लूँगा। तो अब मैं आपको फ्रेम में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने का दो मेथड बताऊंगा। जो फर्स्ट मेथड है वो मेथड कर्व एडजस्टमेंट लेयर से, और जो सेकंड मेथड है वो है मैनुअली। तो यहाँ पे इमेज को फोटोशॉप के अंदर ओपन करने के बाद मैं इस लेयर के ऊपर एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर को ऐड कर लूँगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा लेयर पे, उसके बाद न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और उसके बाद कर्व्स, और यहाँ पे इसके ऊपर एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर आ चुका है। तो मैं कर्व एडजस्टमेंट लेयर्स के ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बाद में बनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, यहाँ पे आपको जो ग्राफ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो रिप्रेजेंट करता है डार्क पिक्सेल्स को, और यहाँ पे जो राइट साइड है वो रिप्रेजेंट करता है ब्राइट पिक्सेल्स को। बेसिकली ये ब्लैक पॉइंट है, इसके बाद ये शैडो पार्ट है, इसके बाद मिडिल में मिड टोन है, इसके बाद ये हाईलाइट पोर्शन है, और यहाँ पे ये सबसे ऊपर व्हाइट पॉइंट है। तो जब आप इस लाइन को किसी भी पोर्शन में ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, और जब आप इस लाइन को किसी भी पोर्शन में नीचे की तरफ ले आएंगे तो वहाँ पे ब्राइटनेस कम होगा। यानी कि मैं अगर इस
लाइन को इस हाईलाइट पोर्शन में ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो जो इमेज में से जो हाईलाइट पोर्शन है उसका ब्राइटनेस और भी ज़्यादा होगा, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ तो जो हाईलाइट पार्ट का जो ब्राइटनेस है वो कम होगा। ठीक इसी तरह जब आप इस शैडो पोर्शन में से इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो जो शैडो पार्ट है उसका जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होगा, और जब आप इसको नीचे की तरफ ले आएंगे तो जो शैडो पार्ट में से जो ब्राइटनेस है वो कम होगा। तो अगर यहाँ पे आप इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे इमेज का जो बैकग्राउंड पोर्शन है वो शैडो पार्ट के अंदर है, और यहाँ पे सब्जेक्ट का यानी कि स्नेक का जो हेड का पोर्शन है वो हाईलाइट पोर्शन के अंदर है। तो अगर मैं बैकग्राउंड को यानी कि शैडो पार्ट को और भी डार्क करना चाहूँगा तो इस कर्व एडजस्टमेंट लेयर में से जो यहाँ पे शैडो पार्ट है वो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लाऊंगा, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो बैकग्राउंड है वो और भी डार्क हो रहा है। पर दोस्तों इसके साथ साथ जो हाईलाइट पोर्शन है उसमें भी जो लाइन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ चुका है, यानी कि जो हाईलाइट पोर्शन में से ब्राइटनेस है वो भी थोड़ा सा कम हो चुका है। तो इसलिए मैं इस हाईलाइट पोर्शन में से जो लाइन है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊंगा ताकि जो हाईलाइट पोर्शन है उसका जो ब्राइटनेस है वो और भी ज़्यादा हो। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे इमेज में से जो डार्क पोर्शन है उसको और भी ज़्यादा डार्क करके और जो ब्राइट पोर्शन है उसको और भी ज़्यादा ब्राइट करके इमेज में कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहे हैं। तो अब मैं अगर बिफोर और आफ्टर देखूंगा तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करके ही इस तरह का ब्यूटीफुल ब्लैक या डार्क बैकग्राउंड अचीव कर पा रहा हूँ। पर दोस्तों यहाँ पे ये सिर्फ कर्व एडजस्टमेंट लेयर से ही पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि सब्जेक्ट से बैकग्राउंड का जो कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों ही मिड टोन के अंदर आता, या फिर सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों ही डार्क पोर्शन के अंदर आता, या सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों ही हाईलाइट पोर्शन के अंदर आता, तो सिर्फ आप कर्व एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करके आप ऐसे इजीली उसको अचीव नहीं कर पाते। और इसलिए ही मैं मैनुअली लोकल एडजस्टमेंट करके सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को डार्क करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है पर बेटर कंट्रोल हमें मिलता है। तो यहाँ पे एज ए सेकेंड एग्जांपल मैं इस स्काईलर के फोटोग्राफ्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर फ़ोटो को ओपन करने के बाद यहाँ पे भी मैं कर्व एडजस्टमेंट लेयर को ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आपको कर्व एडजस्टमेंट लेयर देखने को मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको लेयर, उसके बाद न्यू एडजस्टमेंट लेयर और उसके बाद कर्व्स, और यहाँ पे आपको कर्व एडजस्टमेंट लेयर्स देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर मिड टोन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड है उसको और भी ज़्यादा डार्क करूँगा। तो अगर मैं इस लाइन को मिडिल से यानी कि मिड टोन से डाउन की तरफ ले जाऊँगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो बैकग्राउंड है वो और भी ज़्यादा डार्क हो रहा है। और इसके साथ साथ आप जैसे कि आप यहाँ पे कर्व पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा हाईलाइट पोर्शन और शैडो पोर्शन का भी नीचे की तरफ आया है। तो ये अभी आप आपके ज़रूरत के हिसाब से यानी कि आप कितना डार्क करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर देना क्योंकि इसमें इमेज ख़राब हो जाता है। तो आप जहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना ही डाउन करें। तो अब अगर देखेंगे तो बैकग्राउंड बहुत ही डार्क हो चुका है और यहाँ पे उसके साथ साथ सब्जेक्ट भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो बेसिकली अब मैं जो सब्जेक्ट के ऊपर एक्चुअल ब्राइटनेस था यानी कि एक्चुअल जो लाइट था उसको मैं रिस्टोर करूँगा। तो सिंपली मैं इसके लिए यहाँ पे इस लेयर पे एक लेयर मास्क को ऐड करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पे बस क्लिक करके मैं इस लेयर पे लेयर मास्क को ऐड कर लिया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ब्रश टूल को। तो यहाँ पे सिलेक्ट फोरग्राउंड में आपको ब्लैक होना चाहिए और बैकग्राउंड में वाइट होना चाहिए। और इसके बाद मैं सब्जेक्ट पे टोटली जूम करके यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर जो एक्चुअल ब्राइटनेस था वो मैं रिस्टोर करूँगा। तो यहाँ पे मैं ओपेसिटी 100% और फ्लो को भी 100% कर लिया हूँ। और यहाँ पे धीरे धीरे सब्जेक्ट के जो ब्राइट पार्ट है वहाँ पे ब्रश करके जो एक्चुअल ब्राइटनेस था वो मैं रिस्टोर करूँगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप यहाँ पे जो बर्ड का जो टेक्सचर का जो ब्लैक पोर्शन है वहाँ पे आपको फोर्सफुली ब्राइट नहीं करना है।
यहाँ पे जो सीक्रेट है, आप पोस्ट प्रोसेसिंग करने के टाइम में किसी भी डार्क या ब्लैक सब्जेक्ट को आपको फोर्सफुली ब्राइट नहीं करना है और किसी भी ब्राइट सब्जेक्ट को आपको फोर्सफुली डार्क नहीं करना है। यहाँ पे आप जो कर सकते हैं, आप ब्राइट सब्जेक्ट को थोड़ा सा ब्राइट करके या डार्क सब्जेक्ट को और भी थोड़ा सा डार्क करके इमेज में एक्चुअल कॉन्ट्रास्ट ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो तरह से ये कर सकते हैं। आप पहले टोटल इमेज में जो एक्चुअल ब्राइटनेस है उसको रिस्टोर करने के बाद यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में से स्विच करके आप जो यहाँ पे डार्क या फेदर का जो डार्क टेक्सचर है वहाँ पे ब्रश करके आप उससे एक्चुअल डार्क को वापस ला सकते हैं या एक्चुअल डार्क से थोड़ा सा और भी ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। या फिर आप पहले ही ब्रश करने के टाइप सिर्फ जो पोर्शन जहाँ पे लाइट है वहाँ पे आप ब्रश करके आप इसका जो लाइट है उसको वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये काम आपको बहुत ही प्रिसीशन के साथ धीरे धीरे करना है और यहाँ पे ब्रश करने के टाइम आपका इमेज को या सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा जूम कर लेना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है। तो बेसिकली लाइट के हिसाब से यहाँ पे ओपेसिटी और फ्लो को कम या ज़्यादा करके आपको यहाँ पे ब्रश करना है। जहाँ पे लाइट थोड़ा सा कम है वहाँ पे ओपेसिटी और फ्लो को कम करके उस जगह पे ब्रश करना है और जहाँ पे लाइट ज़्यादा है वहाँ पे ओपेसिटी फ्लो को ज़्यादा रख के आपको ब्रश करना है ताकि आपको एक्चुअल 3D व्यू मिले। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर मैं बिफोर और आफ्टर करूँगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सब्जेक्ट के ऊपर ब्यूटीफुल कैच लाइट है वो भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो और भी डार्किश हो चुका है। तो ये एक इमेज में बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप फिर से इस इमेज को एडोबी कैमरा के अंदर ले जाके फर्दर अगर आपको कोई प्रोसेसिंग करना है और भी अगर हाइलाइट्स को बढ़ाना है या शैडो पार्ट को और भी डार्क करना है वो भी आप कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली टेक्सचर क्लैरिटी और शार्पनेस को भी ऐड कर सकते हैं आपके ज़रूरत के हिसाब से। दोस्तों मैं बेसिकली इस मैनुअल मेथड पे ही या बर्निंग और डॉजिंग करके ही सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को डार्क या ब्लैक करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें टोटल फ्लेक्सिबिलिटी या कंट्रोल मुझे मिलता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी इंक्वायरीज़ है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।